राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का नाम है संरक्षण। आज ऑफिस से आने में निशा को थोड़ी देर हो गई। घर आते ही जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसका बेटा अंकुर दौड़कर आकर उससे लिपट गया और कहा, माँ आप आ गई, एक अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। अंकल कौन आया है बेटा? यह कहकर निशा अंदर आई तो माँ ने कहा, आ गई बेटी, आओ आओ, देखो दिलीप आया है। दिलीप का नाम सुनकर वह थोड़ी अनबनी सी बोली, कौन दिलीप माँ? यह कहते हुए वह कमरे के डाइनिंग रूम में पहुंची तो देखा एक सुंदर व्यक्तित्व वाला लड़का उसके पापा के साथ बैठकर कैरम खेल रहा था। अरे बेटा, आ गई तुम? यह कहते हुए उसके पापा ने उसकी तरफ देखा तो दिलीप भी उठकर खड़ा हो गया। अरे अंकल, आप इस तरह बीच में गेम छोड़कर नहीं जा सकते। यह कहकर अंकुर ने दिलीप का हाथ पकड़ लिया तो निशा के पापा मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, यह बात तो सही है, अंकुर इस तरह बीच में तुम्हें गेम छोड़कर नहीं जाने देगा। यह कहकर निशा के पापा दीनानाथ जी जोर से हंस पड़े और बोले, बेटा तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ, तब तक तो हम यह गेम भी खत्म हो जाएगा। अजनबी की तरह देखते हुए निशा दिलीप को कमरे में चली गई और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर जब बाहर आई तो उसकी माँ शांति जी उसके लिए चाय ले आई। लो बेटा, चाय पी लो। माँ, यह कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं बताता हूँ आपको। यह कहते हुए दिलीप निशा के सामने आ गया। उसको सामने देखकर निशा थोड़ा सा हड़बड़ा गई। बेटा तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर शांति जी किचन में वापस चली गई। हेलो निशा जी, मेरा नाम दिलीप है और मुझे आपके बारे में आपकी बहन रश्मि ने बताया है। रश्मि? कौन रश्मि? आप भूल रही हैं, आपकी मौसी की बेटी। अरे हाँ, मुझे याद आया, लेकिन उससे मिलने तो मुझे काफ़ी समय हो गया। क्या मैं उसे याद हूँ? सिर्फ आप ही नहीं, उसे तो आपकी बचपन की सारी बातें, आपका प्यार और आपकी शादी, उसके बाद टूटा हुआ रिश्ता, वह तो इन सब चीज़ों के बारे में जानती है। दिलीप के मुंह से यह सारी बातें सुनकर निशा का चेहरा मुरझा सा गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? निशा जी, रश्मि से मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन आपकी बातें कर कर रश्मि ने शादी से इनकार कर दिया कि मुझे आप लड़कों पर भरोसा नहीं रहा। यह तो उसने गलत फैसला लिया। दिलीप की बात काटकर निशा ने बीच में ही बोला, मैं उससे बात करूंगी, उसने गलत फैसला लिया है। तभी अंकुर बीच में आ गया और दिलीप और निशा की बातें वहीं खत्म हो गई। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं फिर आऊँगा। हाँ अंकल, आप ज़रूर आइएगा, मुझे आपके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। क्यों नहीं बेटा, यह घर भी तो तुम्हारा ही है, तुम्हारा जब चाहे तब आ जाना। शांति जी मुस्कुराकर बोली, लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रात को सोते समय वह सोच रही थी कि आखिर रश्मि ने इनकार क्यों कर दिया। उसके टूटे रिश्ते से तो भला रश्मि को क्या ऐतराज हो। सुबह हो गई, निशा तैयार होकर वापस ऑफिस चली गई। शाम को जब वह घर लौटी तो देखा दिलीप फिर से आकर बैठा है। अरे निशा जी, आप आ गई, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। तभी शांति जी चाय लेकर आई। निशा ने दिलीप को बैठने का इशारा करते हुए कहा, आप मुझसे क्या काम है? निशा जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार रश्मि से बात करें। शायद उसे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसने शादी न करने का फैसला किया है। इतना कहकर दिलीप चुप हो गया तो निशा भौवें चढ़ाती हुई बोली, अच्छा तो यह वजह है मुझसे मिलने की। जहाँ तक मैं नहीं पहुँची वहाँ तक मेरे चर्चे भी पहुँच गए, लेकिन बिना असलियत जाने और बिना मुझसे मिले रश्मि ने यह फैसला बहुत ही गलत किया है। मैंने अनिल को इसलिए छोड़ा कि उसका दोहरा व्यक्तित्व था। वह सबके सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और ही व्यवहार करता था। उसका परिवार बहुत
अच्छा था, वह संपन्न थे, लेकिन शादी के बाद मुझे उसकी असलियत का पता चला। अनिल को मानसिक बीमारी थी। वह बेहद बददिमाग था और गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता था, और गुस्सा शांत होते ही वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता और बहुत पश्चाताप भी करता। मैं उसे कई बार कोशिश की कि उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन वह डॉक्टर के पास जाने से कतराता था। कुछ दिनों बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं यह जानती थी कि अनिल के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया, यह सोचकर कि बच्चा आ जाने के बाद और बाप बनने के बाद शायद वह मेरी बात समझकर अपना इलाज करवा ले। लेकिन उसे अंकुर से बहुत लगाव था, पर फिर भी उसका बर्ताव नहीं बदला। इससे पहले कि अंकुर उसके गुस्से का शिकार होता और उसके अंदर भी वही सारे लक्षण होते, मैं अनिल से अलग हो गई। मेरे पास खुद की अच्छी नौकरी है और साथ में मेरे और मेरे बेटे के सर पर मेरे माँ बाप का हाथ और उनका संरक्षण भी है, इसलिए मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है। अनिल एक मानसिक रोगी है, इसलिए मुझे उससे नफरत नहीं कि बहुत ही ज्यादा हमदर्दी है। कुछ वक्त ही सही, लेकिन हमने बहुत प्यार से बिताए हैं। मेरे दिल में मर्दों के लिए कोई कड़वाहट नहीं और ना ही शादी और प्यार को लेकर कोई शिकवा है। फिर मेरे नाम पर रश्मि क्यों शहीद हो रही है? यह कहते हुए निशा जोर से हंसी। निशा की बातें सुनकर दिलीप भी जोर से हंस पड़ा। यह तो मैं नहीं जानता कि क्या वजह है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला ले। मुझे रश्मि से बात करनी होगी। लेकिन निशा जी, यह जरूरी तो नहीं कि रश्मि आपकी बातों पर विश्वास करे। क्यों नहीं करेगी? जब उसे यह पता चलेगा कि मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे आदमी से जो मेरे बच्चे को एक सुरक्षित संरक्षण और परिवार दे सके, क्योंकि भौतिक सुविधाएं, नाना नानी के प्यार और माँ के दुलार के साथ साथ एक पिता का संरक्षण और सुरक्षा होना भी एक बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। निशा की बात सुनकर दिलीप ने एक गहरी सांस ली और कहा, आप सही कहती हैं। पिता का अभाव क्या होता है यह मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। चाचा और माँ, दादा दादी और माँ का मुझे भरपूर प्यार मिला, लेकिन मैंने अपने पापा को नहीं देखा, इसलिए उनका अभाव और उनके साथ आज भी मुझे जरूरी लगता है। उनके बिना मुझे अपना जीवन अधूरा महसूस होता है। ऐसा लगा कि स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में प्रत्येक आदमी का अपना एक अलग महत्व होता है और कड़वाहट किस रिश्ते में नहीं आती। सगे भाई बहन भी आपस में एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, तो क्या हम एक भाई के लिए दूसरे भाई को छोड़ तो नहीं देते? आए दिन हम अखबार में नौकरी के बेईमानी और चोरी के किस्से पढ़ते हैं, लेकिन इससे क्या लोग नौकर रखना छोड़ देते हैं? फिर सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते पर ही इतना हो हल्ला क्यों होता है? लेकिन निशा जी, आपके प्यार का दुखद अंत देखकर उसका प्यार और मोहब्बत पर से विश्वास उठ चुका है। दिलीप की बात सुनकर निशा जोर से हंसी। तुम फिक्र मत करो, मैं रश्मि से अपने और अनिल के अलग होने की बात समझाकर उसे शादी के लिए वापस से मना लूंगी। ठीक है निशा जी। यह कहकर वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, तभी दीनानाथ जी आए और बोले, चलो बेटा, खाना लग गया है, खाना खा लो। फिर सब लोगों ने मिलकर खाना खाया और दिलीप जाने लगा तो उसे बड़े सहज भाव से निशा से पूछा, निशा जी, मैं क्या कल फिर अंकुर से मिलने आ सकता हूँ? निशा कुछ बोलती उससे पहले ही दीनानाथ जी और शांति जी ने स्वीकृति दे दी। दिलीप वहां से चला गया। अगले दिन निशा ऑफिस से आई, उससे पहले ही दिलीप घर आया और अंकुर से मिलकर वापस चला गया। घर आने के बाद निशा अपने मन में सोच रही थी, अगर कुछ ही दिन में दिलीप रश्मि को अपने साथ ले आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी। अगर वह नहीं आई तो अंकुर के गर्मी की छुट्टियों में वह खुद ही उसके घर जाएगी और उससे बात करेगी। निशा यह बात जानती थी कि रश्मि ने इनकार के पीछे उसकी व्यथा नहीं
बल्कि विदेश में उसकी लगने वाली नौकरी है, क्योंकि वह रश्मि को समझाना चाहती थी कि कुछ वक्त बीतने के बाद जब उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की शादी हो जाएगी तब वह अपने आप को अकेली और असहाय महसूस करेगी। यह सब सोचते हुए रात काफी हो गई और उसे नींद आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन हमेशा की तरह जब ऑफिस से घर लौटी तो देखा दिलीप अंकुर के साथ क्रिकेट खेल रहा था। कुछ देर बाद दिलीप अंदर आया तो निशा ने उससे पूछा, तुम रश्मि को अपने साथ नहीं ले आए? तो दिलीप ने जवाब दिया, मैंने उसे लाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं यह समझ गया हूँ कि अनिल से आपके अलगाव की वजह ना जानते हुए भी रश्मि इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया और उसके घर वालों ने उसे यह फैसला लेने कैसे दिया। सही कह रहे हैं आप। माँ तो मौसी से हर छोटी छोटी बात बताती है, फिर मेरे और अनिल के अलग होने की बात कैसे नहीं बताई होगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं फिर से शादी करना चाहती हूँ, यह बात भी नहीं बताई। निशा की बात बीच में काटते हुए दिलीप ने कहा, इससे तो यही जाहिर होता है कि रश्मि मुझसे शादी ही नहीं करना चाहती। आपका अलग होना तो सिर्फ उसका एक बहाना है। दिलीप ने हंसते हुए कहा, विदेश में नौकरी पाने के बाद कुछ लड़कियां और उनके माँ बाप गलत सोचने लगते हैं। मैं मौसी और रश्मि से बात करूंगी, सांत्वना की भाव से निशा ने कहा। तो दिलीप ने उत्तर दिया, आपकी मर्जी है निशा जी, लेकिन उसकी बचकानी हरकतों के बाद अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यह कहकर दिलीप मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। निशा वहीं खड़ी सोचती रह गई कि दिलीप का जिंदगी के प्रति कितना सही रवैया है। कुछ दिन बाद जब दिलीप जाने लगा तो निशा ने पूछा, अभी आपको कितने दिन रहना है? अरे मैंने बताया नहीं आपको, मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई है, अब मैं यहीं रहूंगा। तब तो पार्टी होगी अंकल, बीच में अंकुर ने कहा। क्यों नहीं बेटा, जरूर होगी, तुम जहाँ कहो। ठीक है अंकल, तब कल हम डिनर पर चलेंगे। जरूर बेटा, आप भी तैयार रहिएगा निशा जी। यह कहते हुए दिलीप मुस्कुराते बाहर चला गया। दीनानाथ जी उसे छोड़ने के लिए गए। अंदर आते हुए बोले, दिलीप बड़ा ही सुलझा व्यक्तित्व वाला लड़का है। दिलीप अगले दिन घर आया तो उसने निशा से कहा, निशा जी आप तैयार हो जाइए, हम डिनर के लिए चलते हैं। पर जाना कहाँ है? आप जहाँ कहिए। तभी अंकुर बीच में बोला, अंकल मुझे फास्ट फूड खाना है, मैं तो वही खाऊंगा। बस सब लोग अंकुर की पसंद का खाना खाने गए। अब तो अक्सर ही दिलीप का घर आना जाना होता। उसमें कई बार निशा को डिनर के लिए ले जाने के बारे में सोचा, लेकिन वह अंकुर की खुशी के लिए वहीं जाता जहां अंकुर को पसंद होता। दीनानाथ जी दिलीप से बहुत घुल मिल गए थे। रिटायर्ड के बाद उन्हें क्या करना है, अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों की राय वह दिलीप से ही लेते। वॉशिंग मशीन के बिगड़ने से लेकर एसी के ठीक करने तक का सारा काम दिलीप ही देखता। हम तो तुम्हें छुट्टी के दिन भी चैन से नहीं बैठने देते बेटा, किसी न किसी काम से बुला ही लेते हैं, शांति जी ने कहा। तो दिलीप हंसा और बोला, अच्छा है ना, नहीं तो मुझे बिन बुलाए ही आना पड़ता। घर में बोर होने की बजाय अंकुर के साथ अपना दिल बहला लेता हूँ और उसकी छुट्टियाँ भी हंसी खुशी बीत जाती हैं। बचपन में तो मैं छुट्टी के दिन सबसे उदास रहता था, क्योंकि सारे बच्चे अपने पापा के साथ खेलते और मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं होता। यह कहते हुए दिलीप की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपने पापा की बहुत याद आती है ना? दीनानाथ जी ने कहा। हाँ अंकल जी, जिंदगी में सारी जरूरतें होने के बावजूद भी बाप का साया क्या होता है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी करने के लिए नहीं कहते? शांति जी ने पूछा। तो दिलीप हंसते हुए बोला, घर वाले ही नहीं, अब तो पास पड़ोस वाले भी पूछते हैं, बस एक आप ही नहीं कहती आंटी। अगर मैं कहूँगी तो क्या तुम मेरी बात मानोगे बेटा? यह तो आपके कहने के बाद ही पता चलेगा ना। इतना कहते हुए दिलीप हंसा। तभी अंकुर वहां आ गया और पतंग उड़ाने के लिए उसे अपने साथ लेकर चला गया। दिलीप के जाने के बाद यह बात शांति जी ने निशा से बताई तो वह बोली, तो इसमें क्या है माँ, कह देती जो कहना था। अरे ऐसे कैसे कह देती? शांति जी ने भौं में चढ़ाते हुए कहा।
क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? अगर वह हाँ कर देता तो मैं इससे यह कहती कि मेरी बेटी की शादी का फैसला हम नहीं कर सकते, वह खुद ही बताएगी। मेरी शादी? मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? बड़े अजनबी भाव से निशा ने अपनी माँ से पूछा। आप कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं लग रही माँ। आपने यह कैसे सोच लिया कि दिलीप को मुझ में दिलचस्पी है? वह मुझसे ज़्यादा तो अंकुर और आप लोगों के साथ वक्त बिताता है। हाँ बेटा, लेकिन अंकुर उसके साथ बहुत खुश रहता है और वह यह सब तुझे ही खुश करने के लिए करता है। अगर वह यह सब मुझे खुश करने के लिए करता है तो मुझसे शादी के बाद तो अंकुर से उसका बर्ताव बदल जाएगा और यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। शादी के बाद अगर दिलीप अंकुर से ज़्यादा मेरे साथ वक्त बिताना चाहेगा तो अंकुर से उसे दिलीप अंकल ही नहीं बल्कि उसकी माँ भी छिन जाएगी। और माँ, मुझे शादी अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे की खुशी के लिए करनी है। लेकिन अंकुर उसके साथ बहुत खुश रहता है निशा, और दिलीप कोई अल्लड़ लड़का नहीं बल्कि एक परिपक्व पुरुष है। वह ऐसे गैर जिम्मेदारी ना हरकतें नहीं करेगा जिससे तुम्हें या अंकुर को कोई तकलीफ हो। लेकिन माँ, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिलीप की यह पहली शादी है, इसलिए उसके साथ यह अपेक्षा करना जाती होगी और उसे खुश करने के लिए मैं अंकुर के साथ जाती करूं, यह कतई सही नहीं। बातों में तो तुझसे कोई नहीं जीत सकता। निशा यह कहते हुए शांति जी वहां से चली गई। फिर उन्होंने इसके बारे में दीनानाथ जी से बात की तो उन्होंने कहा, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है शांति। इस बात की क्या गारंटी है कि दिलीप यहाँ निशा के लिए आता है? हो सकता है वह अंकुर में अपना खोया हुआ बचपन देखता हो। यह भी तो हो सकता है कि उसके शादी न करने की कोई मजबूरी हो। यही सब सोचते हुए सुबह हो गई। अगले दिन जब दिलीप फिर से अंकुर से मिलने घर आया तो शांति जी ने उससे कहा, बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आप करवा दीजिए ना माँ, आप जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी कर लूँगा। हंसते हुए दिलीप ने कहा। तो शांति जी कुछ देर चुप हो गईं और फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बताओ, मैं बात करूँगी। माँ, क्या मैं बताऊंगा तो आप उस लड़की से मेरी शादी करवा देंगी? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम कहकर तो देखो, तुम्हें भला कौन लड़की मना करेगी। कुछ सोचते हुए दिलीप ने कहा, मैं निशा जी के गैर हाजिरी में ही आप लोगों से बात करना चाहता था। आंटी, मैं काफी सालों से रश्मि से प्यार करता था, लेकिन अपने प्रमोशन के चक्कर में उसने शादी से मना कर दिया। मैं तो यहाँ अंकुर से मिलने ही आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं निशा जी से शादी करूँ। उनकी नौकरी के आगे मेरी नौकरी बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूँ। दिलीप की बात सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर सोचते हुए दीनानाथ जी ने कहा, लेकिन बेटा निशा तुमसे शादी करने में ऐतराज है। और उन्होंने निशा की कही हुई सारी बातें दिलीप को बताई तो दिलीप हंसते हुए बोला, अंकल जी, मैं कोई लड़का नहीं हूँ, एक परिपक्व पुरुष हूँ और निशा जी की बातों का सम्मान करता हूँ। मुझे खुद अंकुर से बहुत लगाव है, मैं उन्हें तकलीफ कभी नहीं दूंगा। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर तो हम धन्य हो जाएंगे बेटा। यह कहते हुए शांति जी के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट थी। शाम को जब निशा घर आई तो शांति जी ने उसे दिलीप की कही सारी बातें बताईं। पहले तो निशा ने मना कर दिया, लेकिन फिर 2 दिन सोचने के बाद उसने दिलीप से शादी करने के लिए हाँ कर दी, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी यह समझती थी कि अंकुर के लिए उससे अच्छा पिता कोई हो ही नहीं सकता। जिसे खुद बचपन में पिता की कमी महसूस की हो, वह अंकुर को कोई तकलीफ नहीं देगा। कुछ दिनों बाद निशा और दिलीप की शादी हो गई और अंकुर को माँ के साथ साथ पिता का भी साथ मिला। अब अंकुर के सर पर माँ के संरक्षण के साथ साथ पिता का भी संरक्षण था और वह तीनों परिवार में बंध गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।